जय हिंद बच्चों। अगर आप लोग कक्षा 10 में बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका एग्ज़ाम एकदम पास में आ चुका है। 22 फरवरी से आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आज हम आप लोगों के लिए एक और सोशल साइंस का मॉडल पेपर लेकर के आए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बहुविकल्पी क्वेश्चंस होते हैं उनको किया जाएगा। अब अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आपको सिलेबस आपका तैयार रहना चाहिए एकदम अच्छे से। सिलेबस के साथ साथ आपको क्या करना होता है कि प्रीवियस ईयर पेपर को ज़रूर लगाना चाहिए आपको, कि पिछले साल में किस प्रकार के क्वेश्चन आते रहे हैं उनको अगर आप एक बार देख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है आज एक प्रीवियस ईयर पेपर लेके आए हैं। ये पेपर जो है 2023 में आया हुआ है। ये 2023 में जो बोर्ड एग्जाम हुआ उस पेपर में एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन जो आए हुए थे उसी पेपर को लेकर के आया गया यूपी बोर्ड के। तो आप लोग इस पेपर को देखिए और लगाने की कोशिश करिए, देखिए अपने आप को चेक करिए कितने नंबर ला सकते हैं आप लोग। तो आइए हम लोग देखते हैं। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं एकदम अच्छे से तो बहुविकल्पी क्वेश्चन ऐसे ही बहुत सारे आपको मिलते रहेंगे मॉडल पेपर। तो हमारे चैनल को से आप जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जल्दी जल्दी सारे मॉडल पेपर्स मिलते रहेंगे हर रोज़। आइए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो ये एक मॉडल पेपर है 2023 में जो सोशल साइंस का पेपर हुआ था। इस पेपर का कोड नंबर है 825 EFC। हर साल 7 प्रैक्टिस सेट होते हैं, यानी कि 7 सेट आते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। उसमें से ये आपको एक प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, इसको आप लोग सॉल्व करिए। आज की वीडियो में बहुविकल्पी क्वेश्चन पर ध्यान दिया जाएगा। तो जो पहला क्वेश्चन है, क्योंकि आपके पेपर में 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी रहते हैं 20 नंबर के, तो उन 20 नंबरों के क्वेश्चन को आज सॉल्व किया जा रहा है हम लोगों के द्वारा। देखिए पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है कि फ्रांसीसी या फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो आपको बस टाइम बताना है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति आपको ध्यान में रख लेना है 1789 में ईस्वी में हुई थी, ये 1789 ईस्वी। तो ये समय याद करके रखना है, ये एडी या ईस्वी कह सकते हैं इसको। अब फ्रांस की क्रांति से जुड़े हुए कुछ और बातों को ध्यान में रख लीजिए थोड़ा आप, कि फ्रांस की क्रांति देखिए इसकी शुरुआत 1789 में हो गई थी और ये 1789 से लेकर के 1790 तक के आसपास चलती रही। इसमें फ्रांस की क्रांति में जो मुख्य रूप से भूमिका निभाई वो थे नेपोलियन बोनापार्ट। इन्होंने नेपोलियन का बहुत ही बड़ा योगदान रहा फ्रांस की क्रांति में। ये बहुत ही आधुनिक यूरोप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी फ्रांस की क्रांति। तो टाइम याद करना है और आपको नेपोलियन को ध्यान में रखना है कि फ्रांस की क्रांति के जो जनक थे वो नेपोलियन बोनापार्ट थे। और ये कुछ देख सकते हैं आप, नेपोलियन बोनापार्ट हैं, इन्होंने पूरे देश अपने विश्व स्तर पर बहुत ही ख्याति प्राप्त की। और ये फ्रांस की क्रांति के कुछ दृश्य दिए गए हैं आपको, कि इन्हें देख करके आप लोग अज्यूम कर सकते हैं किस तरीके की लड़ाई झगड़े उस टाइम पे हुए थे फ्रांस की क्रांति में। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दूसरा हमारा क्वेश्चन जो है वो है ज्यूसिपी मोत्सिनी का संबंध था किससे था। तो मोत्सिनी का संबंध इनमें से किसके साथ था, तो आपको ये बताना है। पहला है इटली के एकीकरण से, जर्मनी के एकीकरण से, इंग्लैंड के राष्ट्रवाद या फ्रांस के। तो इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो आइए थोड़ा हम लोग मोत्सिनी के बारे में जान लेते हैं पहले। तो मोत्सिनी के बारे में देखिए, ये इतालवी राजनेता थे, यानी इटली से ये बिलोंग करते थे, इटली के थे। तो इन्होंने क्या किया था, इटली की क्रांति में जो हुई थी उसमें एक बहुत ही प्रमुख भूमिका निभाई थी इन्होंने इटली के एकीकरण में। तो इटली की जो क्रांति हुई थी, इटली का जो एकीकरण हुआ उसमें इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी इन्होंने, मोत्सिनी साहब ने। तो आपको याद रखना है जूसेफे मोत्सिनी, इन्होंने इटली की क्रांति में। तो क्वेश्चन जो हमारा था क्वेश्चन नंबर 2 कि इटली के एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाई थी जो मोत्सिनी ने। चलिए अब वहीं थोड़ा सा और एक बात आपको यहाँ पे ध्यान में रख लेनी है कि आपके एग्जाम के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है, जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण जो किया था उनके बारे में, तो जर्मनी का एकीकरण किया था ऑटोवान बिस्मार्क ने। जर्मनी के जो ऑटोवान बिस्मार्क थे, और जर्मनी के एकीकरण के वास्तुकार कहे जाते हैं, जनक कहे जाते हैं, ये बिस्मार्क साहब हैं। तो इन्हें जर्मनी के एकीकरण में सहायता दी इन्होंने। तो आपको 3 व्यक्ति हो गए 3 क्वेश्चन से, एक तो जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क से हो गया, और इधर जो आपका इतालवी राजनेता थे इटली के एकीकरण में मेत्सिनी को ध्यान में रखना है, और इधर फ्रांस की क्रांति से जो रिलेटेड थे वो नेपोलियन को याद रखना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो है हिंद स्वराज पुस्तक, ये जो पुस्तक है हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखी गई है ये बताना है। तो हिंद स्वराज पुस्तक जो थी वो महात्मा गांधी ने लिखी थी, महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा आपका, ये सही है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि चौथा क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किसने बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया। तो बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व जो किया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अब कुछ जानकारी बारदौली सत्याग्रह से रिलेटेड है कि यह आंदोलन 12 जून 1928 को शुरू हुआ, और 1928 से शुरू होकर के ये बारदौली सत्याग्रह जो था इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया था। और इसकी सफलता के बाद जो स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण हो गए, महत्वपूर्ण नेताओं में से एक बन गए सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये सन आपको याद रखना है, बारदौली सत्याग्रह किसानों के लिए ये किया गया था, और यहीं से नमक आंदोलन की शुरुआत भी हुई थी 1928 से ही। बारदौली जो गुजरात का एक इलाका, गुजरात में पड़ता है, एक शहर है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने।
तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी आ जाती है। ये किसने कहा था? जैसे बहुत सारे स्लोगन्स होते हैं, कई नेता देते रहते हैं, तो इसमें से किसने कहा था कि जब इटली छींकता है तो फ्रांस में जो होती है, यूरोप का जो फ्रांस का राजा था, वो यूरोप की सर्दी और जुकाम हो जाती है जब फ्रांस छींकता है। तो ऐसा कहा था मेटरनिक ने। तो मेटरनिक के बारे में आपको याद रख लेना है थोड़ी जानकारी मेटरनिक की। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का प्रभावशाली प्रधानमंत्री था। ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री थे और तत्कालीन साम्राज्य में इनका बहुत ही प्रभाव था, बहुत ही असर था। और मेटरनिक ने उपरोक्त क्रांति के बारे में फ्रांस के शासक नेपोलियन के बारे में कहा था। नेपोलियन का प्रभाव बढ़ता जा रहा था इस टाइम पे, इसलिए उस प्रभाव को देखते हुए नेपोलियन के बारे में ऐसा कहा गया था। इसी का प्रभाव को बताने के लिए जो मेटरनिक थे वो प्रधानमंत्री थे ऑस्ट्रिया के। तो आप लोग इसको ध्यान में रख लीजिए। आंसर जो आपका हो जाएगा, मेटरनिक ने कहा था ऐसा सर्दी जुकाम हो जाता है जब फ्रांस छींकता है। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में संघीय राज्यों की संख्या। तो देखिए इस समय भारत में संघीय राज्यों की संख्या 28 हो चुकी है। कुछ समय पहले तक 29 थी, लेकिन इस टाइम पे जो है 28 हो चुकी है। और इसके साथ साथ 8 आपके पास जो है वो केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इन्हें भी आप ध्यान में रखिए कि 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 7वां क्वेश्चन था, विश्व का सबसे बड़ा स्रोत लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश वो आपका है भारत। तो भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 जो हम लोगों का है, 8 में पूछा गया भारत में के संविधान में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो भारत का जो संविधान है उसकी 8वीं अनुसूची, ये बात ध्यान में रखना, भाषा के बारे में जो बात की गई है वो 8वीं अनुसूची में की गई है। और 8वीं अनुसूची में कहा गया कि 22 भाषाएं हैं। तो आपके पास 8वीं अनुसूची के अनुसार 22 भाषाएं हैं, ये ध्यान में रख लेना है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। मेटरनिक के बारे में हो ही गया था। ये आपके मेटरनिक साहब हैं, इनका फिगर आप देख सकते हैं। इन्होंने जो है कहा था कि यहाँ नेपोलियन के बारे में कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है। अब आगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। ये जो हमारा लोकतंत्र का स्रोत, 9वां क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है। लोकतंत्र में किसकी शक्ति ज़्यादा होती है, किसकी शक्ति का वो प्रमुख माना जाता है? तो लोकतंत्र में जनता की शक्ति प्रमुख होती है, जनता के हाथ में शक्ति होती है। क्योंकि 5 साल बाद आपको इलेक्शन होगा और वोट के द्वारा जो है जनता आपको पलट सकती है, जिसको चाहे राजा बना सकती है, प्रधानमंत्री बना सकती है। तो ये जो होता है वो आपका लोकतंत्र में जनता का शासन होता है। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 जो था आपका, वो बोला गया कि निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म और जाति के आधार पर हुआ? तो धर्म और जाति के आधार पर जो हुआ था वो आपका युगोस्लाविया एक देश है, इसका विभाजन जो धर्म और जाति के आधार पर हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर जो है 11 आपको बोला गया कि प्रति व्यक्ति आय को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय का मतलब है, एक और नाम इसका होता है औसत आय के नाम से हम लोग जानते हैं प्रति व्यक्ति आय को। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है कुछ क्वेश्चन को, प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहा जाता है कभी कभी। अब हम लोगों के अगले क्वेश्चन जो आ चुके हैं वो द्वितीयक क्षेत्र को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो देखिए द्वितीयक क्षेत्र जो होता है इसको औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, औद्योगिक क्षेत्र। और ये जो खनन और कृषि होता है ये आपका प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में खनन और कृषि आ जाएगा, द्वितीयक क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र आ जाता है। और यहाँ अगला जो क्वेश्चन आपका है, तो यहाँ जो ऑप्शन सही है वो आपका औद्योगिक क्षेत्र वाला। सेवाओं को किस क्रियाकलाप क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? तो जो सेवा वाला चीज़ें होती हैं, सर्विस देने वाली, जैसे डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, ये सारी जो सेवा देने वाले लोग होते हैं उनको तृतीयक क्षेत्र में रखा जाता है। ये तृतीयक क्षेत्र है। यानी भारत में 3 क्षेत्र बनाए गए हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक में आ जाएगा कृषि और खनन, द्वितीयक में आ जाता है आपका औद्योगिक क्षेत्र जिसमें उत्पादन किया जाता है, इंडस्ट्री जो हो गई आपके उद्योग लगाए जाते हैं, और तृतीयक क्षेत्र जो होता है वो आपका सेवाओं का क्षेत्र होता है। तो ये 3 क्षेत्र होते हैं आर्थिक दृष्टिकोण से। अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो भारतीय इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसके सेक्टर जो होते हैं। तो भारतीय इकोनॉमी के 3 सेक्टर में बांटा गया है, प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन आएगा? एग्रीकल्चर यानी कृषि, ये देखिए भाई साहब अपना खेत फावड़ा वावड़ा लेकर के खेत में खड़े हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएंगे। दूसरा डेयरी यानी कि दूध उत्पादन वगैरह, पशुपालन जो हो गया वो भी आ जाएगा इसी में। फिर तीसरा फिशरी, ये देख रहे हैं भाई साहब मछली उछली मार रहे हैं अपना खूब आराम से। तो ये सारे जितने आपको कृषि यानी कि प्रकृति पर आधारित जो चीज़ें होती हैं उनको हम लोग प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर आप और देख सकते हैं कि फॉरेस्ट्री यानी बागवानी उगवानी भी लगाते हैं, तो वो भी आपकी प्रकृति पर निर्भर करती है, तो प्राथमिक क्षेत्र यानी कि जो प्रकृति पर निर्भर रहती हैं चीज़ें ज़्यादातर वो प्राथमिक क्षेत्र में आ जाती हैं। इसके अलावा आप देखें तो द्वितीय क्षेत्र में क्या आएगा? मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड।
यानी जो उत्पादन किया जाता है, जितनी चीज़ों को हम लोग बनाते हैं, मानव के द्वारा बनाया जाता है। जैसे देख रहे हैं कोई गाड़ी बनाता होगा, कोई बिस्किट विस्किट बनाता है अपना कंपनी में, कोई कंपनी कपड़ा वपड़ा बनाती है, कोई कंपनी है अपना लकड़ी का सामान वामान बनाती है। तो जितनी चीज़ें आपको निर्माण की जाती हैं वो आ जाएगा द्वितीयक क्षेत्रक में। और इसके अलावा जो तृतीयक क्षेत्रक है, तृतीयक क्षेत्रक में सेवा देने वाला, जैसे ट्रेन देखिए, ट्रेन क्या करती है, आपको पहुंचा देती है एक जगह से दूसरे जगह। ये डॉक्टर साहब हैं, अपना इलाज उलाज कर देते हैं, ये मास्टर साहब हैं, ये अपना पढ़ा वढ़ा देते हैं सबको। तो ये लोग क्या करते हैं, जो सेवा देते हैं वो तृतीयक क्षेत्रक में आ जाते हैं। चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। 14वें क्वेश्चन में बोला गया कि भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार भाई कहाँ से होता है? तो सबसे ज़्यादा जो भारत का विदेशी व्यापार होता है विदेश उदेश में ले जाने के लिए, वो होता है समुद्री मार्ग से। अब हवा द्वारा कितना सामान लेकर जाएंगे? मान लीजिए अगर आपको पता चला कि लोहा भेजना है, अब 1-2 टन आपको लोहा भेजना रहेगा, प्लेन उड़ ही नहीं पाएगी। तो इसलिए जो होता है समुद्रों के माध्यम से ज़्यादा व्यापार होता है भारत में। अब दूसरा क्वेश्चन 15 है। 15वां क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ये आपको रटने वाला क्वेश्चन है, 24 दिसंबर। एक आध दो क्वेश्चन तो ऐसे आ ही जाते हैं जो आपको रटने वाले होते हैं, समझने से काम नहीं चलेगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, इनमें से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है? तो देखिए काली मिट्टी, मिट्टी वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान होता है। ये महाराष्ट्र में पाई जाती है वैसे काली मिट्टी। तो अगर आपको ध्यान में नहीं है तो एक वीडियो है हमारी पड़ी हुई मिट्टी से जुड़ी हुई, आप देख सकते हैं। उसको उठा करके अच्छे से समझाया गया कि किस एरिया में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कौन सा मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ होती है, किस मिट्टी में कौन सी फसल उगेगी, ये सारा उसमें मिल जाएगा आपको। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में चले जाइए कि सोशल साइंस के, और वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और वहाँ पे देखें झारखंड में लाल मिट्टी पाई जाती है, राजस्थान में रेगिस्तानी मिट्टी पाई जाती है, जम्मू कश्मीर जो इसमें पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। ये सारी मिट्टियों के प्रकार हो जाएंगे भारत में। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, एजेंडा 21। एजेंडा 21 जो है वो आपका संधारणीय विकास से संबंधित है, संधारणीय विकास से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एजेंडा 21। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो ग्रीन इंडिया मिशन जो है ये 2014 में लॉन्च किया गया था, फरवरी 2014 में लॉन्च हुआ था। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो 20 है, 20 क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद की उदाहरण है? तो जायद की फसल, यहाँ आपको बताना है जायद फसल कौन सी है। तो जायद की फसल जो होती है गर्मी में जो फसलें उगाई जाती हैं, जैसे तरबूज हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो जायद की फसल के अंतर्गत आती हैं। आइए आपको फसलों के प्रकार दिखा दिए जाते हैं जो भारत में मौजूद हैं। यहाँ पे देखिए भारत की जो सीजन ऑफ क्रॉप है इंडिया में, वो खरीफ की फसल होती है, रबी की फसल होती है और जायद की फसल, यानी 3 प्रकार की फसलें हैं भारत में। तो खरीफ की फसल में देखिए क्या है, ये कब बोई जाती है? इनको पानी ज़्यादा चाहिए, हाई वाटर रिक्वायरमेंट होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा पानी चाहिए तो मतलब बरसात में रोपेंगे, बोएंगे हम इनको। कब बोएंगे? तो वो बोई जाती है आपको जुलाई और अक्टूबर के महीने में। और कौन कौन सी फसल है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन सी फसल है भाई। धान हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, सोयाबीन है आपका, कॉटन है, और मूंगफली हो गया, उड़द है, जूट है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपको यहाँ जितनी फसलें दी गई हैं आप इसको ध्यान से देख लीजिए। और ये सारी की सारी फसलें खरीफ की फसल है, यानी जो फसल धान के साथ बोई जाती है वो सारी की सारी फसलें। और इसके बाद रबी की फसल, रबी की फसल में जो आता है ये ठंडी में बोई जाती है। रबी की फसल यानी कि विंटर क्रॉप है, ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाएगी और फरवरी मार्च में काट ली जाती है। इसके साथ हम लोगों को देखें तो गेहूँ हो गया, और इसके साथ ही गेहूँ के साथ बोया जाता है हम लोगों को ब्रेल है जो इसके साथ चना उना होता है, मटर होता है, सरसों होता है। यहाँ पे देख सकते हैं मटर है, ये चना है। और यहाँ पे देख रहे हैं भाई साहब शाहरुख खान भी आ चुके हैं सरसों के खेतों में, एकदम अपना गाना होने की शूटिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे गेहूँ का उत्पादन हुआ है। तो रबी की फसल के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब देखिए तीसरा बचता है जायद की फसल। जायद की क्रॉप जो होती है ये समर की क्रॉप होती है, एकदम गर्मी के मौसम में उगाई जाती है। तो मार्च से लेकर के जून तक रहती है। इसमें क्या है, तरबूज है, खरबूज है, ककड़ी है, ये सारी चीज़ें जो है फ्रूट वगैरह ककड़ी पाई जाती है, ये जायद की फसल के अंतर्गत आती है। चलिए अब इसके साथ साथ ही हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोगों का जो है वो क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है कि आग्नेय चट्टान में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? तो आग्नेय चट्टान में कौन सा खनिज पाया जाएगा? तो आग्नेय चट्टान के बारे में थोड़ी जानकारी पहले आप ले लीजिए। वो क्या है, आग्नेय चट्टान क्या होती है कि आग से बनी चट्टानें या ज्वालामुखी से जो निकलने वाला लावा होता है। ज्वालामुखी जब आता है तो उसमें देखेंगे ढेर सारा लावा निकलेगा, उसमें से मैग्मा निकलेगा, धूल के कण निकलेंगे। ये सारी चीज़ें ठंडा हो जाती हैं। जब ठंडा हो जाएंगी तो ठंडा होने पर क्या होता है कि ये सारी चीज़ें ठंडा होने के बाद एकदम कड़ी हो जाएंगी, चट्टान बन जाती हैं। और जब चट्टान बन जाएंगी तो इन्हें ही प्राथमिक
माता सेल भी कहा जाता है। और इन प्राथमिक सेलों को, चट्टानों को ही हम लोग क्या नाम देते हैं बाद में, आग्नेय चट्टान कहते हैं। और ये जो आग्नेय चट्टान होती है, इसके अंदर 3 चीज़ों की बहुलता पाई जाती है, लोहा, सोना, निकिल और जस्ता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खनिज पाए जाते हैं आग्नेय चट्टान में। तो जब आपको आग्नेय चट्टान की बात करें तो आग्नेय चट्टान में लोहा, सोना, निकिल और जस्ता प्रमुख खनिज होते हैं। तो अब आप देख लीजिए कि कौन सा एग्जाम्पल हमारा जो ऑप्शन सही है। तो इसमें देखिए आग्नेय चट्टान में जो होता है वो जस्ता, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। मुख्य रूप से जस्ता पाया जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग थोड़ा। आगे जो यहाँ पे चट्टानों को दिखाया गया आपको देखें, तो चट्टानें जो रहेंगी वो आपको आग्नेय चट्टान होती है, अवसादी चट्टान होती है, और एक होती है आपको कायांतरित या रूपांतरित चट्टान इसको बोला जाता है। तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे लावा है, ज्वालामुखी फूट रहा है। तो जब ज्वालामुखी फूटता है यहाँ पर, तो ज्वालामुखी फिर ठंडा हो जाएगा, तो उसी के ठंडा होने से बन जाता है आग्नेय चट्टान। तो लावा निकलता है जो ज्वालामुखी से, उससे बन गया आग्नेय चट्टान। ये आग्नेय चट्टान टूटे फूटेगा, टूट फूट के थोड़ा छोटा छोटा हो जाएगा, और जब छोटा छोटा हो जाएगा तो एकदम महीन होकर के वही अवसादी चट्टान बन जाता है। और अवसादी चट्टान फिर से बन जाती है कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान, इसी को कहा जाता है मेटामॉर्फिक। इसी में जैसे मार्बल वगैरह जो आपके संगमरमर वगैरह बनते हैं वो सब आ जाते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको मैग्मा निकला, उसी से चट्टान बन गई आग्नेय चट्टान, उसी से फिर आपको सेडिमेंट्री रॉक बन जाती है। चट्टानों के प्रकार हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हैं, आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा जरूर। 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं। तो अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन तो हो ही चुके थे। अब बस आज के लिए 20 क्वेश्चन जो थे आपके, हम लोगों को, चूँकि जो आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं पूरे पेपर में, वो टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं। तो 20 क्वेश्चन आपको पूरे सॉल्व करवा दिए गए थे। तो इसी तरीके से हर रोज़ आपको एक वीडियो मिलेगी, आपको ऑप्शनल क्वेश्चन की या मॉडल पेपर की बहुत अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी। आपको चेक करते रहना कि किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो आज के क्वेश्चन थे, ये 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे, इसलिए आपको सॉल्व करवा दिए गए। अब हम लोग जो हैं, आप हमारे चैनल से जुड़ते करके अपना सब्सक्राइब वगैरह कर लें, चैनल को शेयर कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा अपना लाइक वाइक कर दीजिए। फिर उसके बाद जो है आपकी तैयारी एकदम अच्छे से होती रहेगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, एकदम अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।